हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। ठीक है, यह हिस्टैरिसीस कर्व उसको बोलते हैं। एंड परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए किसी सब्सटेंस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑन द बोर्ड देखिए, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, किसी चीज का पीछे रह जाना। एंड नॉट हिस्ट्री, कि ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं। समथिंग शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, कुछ रह गया हो पीछे। ओके, हिस्ट्री वैसे भी रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा है। इसमें हिस्टैरिसीस कहते किसे, देखो इधर एक बार, द फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस एंड लूप्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, ये जो फिनोमेना है मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो उस किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन लाएगा, उसका पीछे रह जाना ही कहलाता है हिस्टैरिसीस। अब ये तुमको समझ में अभी नहीं आएगा, तो एक काम करते, शुरू करते, देखते बोर्ड पर क्या हो रहा है। देखो सपोज ये एक सोलेनॉइड है ऐसे, ठीक है, और इस सोलेनॉइड में एसी करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट? एसी, नॉट डीसी। अभी तक तुमने डीसी फ्लो कराया था, एसी में ऐसे साइन बनता है। और यहां पर की है, ओके, और एसी में करंट का डायरेक्शन ये वाला है, ये ऐसे जाता है और ये ऊपर की तरफ ऐसे आता है। ठीक है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे आता है, ये ऐसे इस तरह से, ये ऐसे जाता है, इस तरह से आता है, ये आता है ऐसे। क्या मैं बातें समझ में आ रही? अब ये करंट का डायरेक्शन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा वो ये इस डायरेक्शन में। हम यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आते हैं। ठीक है, हम जानते हैं इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, डोमेन्स होते हैं। तो इनिशियली ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब हम मैग्नेट के पास लेके नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो समझ जाना, भी स्केल से तो बनाते नहीं लाए थे, तब इसका डोमेन्स जो है ना रेंडमली ओरिएंटेड था। मतलब ये डोमेन्स जो है ये ऐसे ओरिएंटेड था, जिसका हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जो था एक्सटर्नल तो था ही, और इसका खुद का वो कितना था, 0 था। क्या हमें बातें समझ में आ रही? जब रैंडमली ओरिएंटेड होता है इसका डोमेन, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो ड्यू टू इट्स सेल्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से भी होता है, वो कितना होता है, 0 होता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही? अब हम ये करंट हमने फ्लो कराया और इसको इसके पास लाया, करेगा क्या, ये अपने डायरेक्शन में हर एक डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर देगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, मतलब कहने का इनिशियली B 0 था और H भी 0 था। H क्या है? H क्या है बता? H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक एबिलिटी है किसी के अंदर, दूसरे सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइज करने की, वो है। तो एक्सटर्नल तो यहाँ पर 0 ही था, यहाँ तो पहले हमने रखा हुआ है। अब हमने लाया है यहाँ पर B वाला केस में। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? अब इसका जब हम देखेंगे डोमेन्स, इसको लाएंगे तो ये सीध कर लेगा ऐसे एक डायरेक्शन में, ये ऐसे इस तरह से ये सीध हो जाएगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? मतलब ये मैग्नेट का जो डोमेन्स है इस तरह से अलाइन हो जाएगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल है, जिस डायरेक्शन में सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में इसका भी हो जाएगा। तो मतलब कहने का H नॉट इक्वल टू 0, यहां पर इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी 0 नहीं है अब। ठीक है, लेकिन ये एक सैचुरेशन लेवल को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद इसका फिर से कुछ नहीं हो सकता, एक मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगा। लेकिन अचानक से ये सीधा सीध नहीं होगा, इसी डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में ये सोलेनॉइड इस मैग्नेटिक मोमेंट को या इसके जो डोमेन्स हैं उसके मैग्नेटिक मोमेंट को अपने अकॉर्डिंग अचानक से नहीं करेगा। ठीक है, धीरे धीरे होगा। तो इसका एक ग्राफ ड्रा करते हैं, कैसे होता है। जैसे ये है और यहाँ ये जो है, ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन किसका, उस सब्सटेंस का, उसके अंदर जो आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके बीच ग्राफ होता है, और तुम इसको लिख सकते हो I भी लिख सकते हो, I और B। ठीक है, ये
और ये जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। ओके, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड किसका, सब्सटेंस का। ओके, अब हुआ क्या कि इनिशियल मान लो यहां ये ओरिजिन है, तो इनिशियल ये भी जीरो था, H की वैल्यू जीरो और B की वैल्यू जीरो था। जैसे ही हमने सोलेनॉइड को लेके यहां आया एक्सटर्नल सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, ये क्या हो गया, सारे डोमेन्स एक सीध में हो गया। ठीक है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो होता है उस प्रक्रिया को सैचुरेशन स्टेट में जब आता है, उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनता है। क्या मैं बातें समझ में आ रही, इतना। ओके, अब ये ग्राफ रीच कर गया सैचुरेशन लेवल। ओके, अब मान लीजिए ये AC हमने लगाया हुआ है, तो AC का हम डायरेक्शन जानते हैं, इस तरह से होता है। तो ये मान लीजिए O से A है, ओके, और उसके बाद B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक देखेंगे, एक बार तो पीक पर गया, पूरा सीध कर दिया। अब ये डायरेक्शन क्या करेगा, करंट, ये करंट का डायरेक्शन क्या बनाया मैंने, करंट एंड टाइम के बीच ग्राफ। तो ये मैक्सिमम लेवल पर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कम होगा धीरे धीरे। ओके, कम होगा तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, करंट की वैल्यू जीरो, मतलब H की वैल्यू क्या हो गया, जीरो। H इक्वल टू क्या पढ़ा है, NI पढ़ा है ना, तो I की वैल्यू जीरो होगा तो H की वैल्यू क्या होगा, जीरो, लगभग अटेंड करेगा। तो जीरो जब होगा, जैसे ही डिसअपियर होगा, तो ये मैग्नेटिक जो डोमेन्स तुम देख रहे हो, इसके जो क्वाड्रेंट है, हाफ क्वाड्रेंट, मतलब T/4, ये पूरा तो T है और ये T/4 है, ये T/2 होगा और ये T/4। ओके, और एक जब और बढ़ाएंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, T। ओके, तो ये जो है ना, जीरो से T/4 तक का तो ये ग्राफ है, समझ में आ गया। T/4 से T/2 तक क्या होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ये करंट जो पीक पर गया था वो कम होना चालू होगा, ठीक है, कम होगा और जीरो तक आएगा। तब जब जीरो पर आएगा तो डोमेन्स का ओरिएंटेशन, ये B है, B के अंदर ही मैं बता रहा हूं अभी, तो डोमेन्स का जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ये ऐसे है, इस तरह से ऐसे आएगा और ये ऐसे इस तरह से। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन अभी भी जीरो रहेगा, लेकिन H की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू पर आकर के यहाँ पर H की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट की वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, करंट अपना डायरेक्शन बदलने लगेगा, अब नीचे की तरफ आएगा इस तरह डायरेक्शन में। मतलब अगर C वाला केस हम यहाँ पर, B वाला केस हम कितना कहाँ से लेते हैं, जीरो से, जीरो टू T/4, एंड ये वाला केस हम लेते हैं T/4 से टू T/2। ओके, अब ये जब आप लेंगे ना तो H की वैल्यू जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट अपना डायरेक्शन बदलने लगेगा। यहाँ से देखेंगे ना, एक बार पीक पर जाएगा फिर करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ लाएगा, एक तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो करंट जो है ना एक मैक्सिमम लिमिट को अचीव करेगा, उसके बाद कम होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो SHM कर रहा है करंट, एक मैक्सिमम वैल्यू पर ऐसे जाएगा फिर इधर आएगा, अपना डायरेक्शन तो बदल ही दिया ना। तो पहले तो ये इस तरह से जा रहा था, तो अब क्या करेगा, इस तरह से जाके नहीं, इस तरह से जाएगा, ऐसे, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से, मतलब ये करंट का डायरेक्शन अब हो जाएगा। हाँ, एक बात अलग है कि यहाँ पर ये जो करेंगे ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से ऐसे मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। उसके बाद धीरे धीरे आके कहाँ पर आ जाएगा, I=0 होगा, और जहां पर I=0 होगा उस पॉइंट पर H=0 होगा, और ये जो डोमेन्स है इस तरह से ओरिएंटेशन होगा। एक बार और सही से बना दो, इधर ऐसे बड़ा, ऐसे ऐसे, और इस तरह से, इस तरह से। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? B will be not equal to 0, H will be 0। ओके, मतलब ओरिएंटेशन सारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, कुछ रैंडमली ओरिएंट हो जाएगा।
कहाँ से कहाँ तक, T/4 से T/2 तक। अब देखो, अब इसका तुमको ग्राफ बनाना है। एक बार तो सेचुरेशन लेवल पीक पर चला गया क्योंकि करंट की वैल्यू पीक पर चली गई। अब उसके बाद जो आएगा ना वो ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा। यहाँ पर जो देखोगे ये सीन क्या है, O से A तो है, A से B वाला सीन है, और A से B में मैग्नेटिक इंडक्शन है नहीं, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो है, B मैक्सिमम यहाँ पर B की वैल्यू तो है, B इज नॉट जीरो बट H इक्वल टू जीरो, क्योंकि H की वैल्यू क्या है, यही तो है, ये माइनस H को बताता है अपोजिट डायरेक्शन, B माइनस को बताएगा ये, ठीक है, या माइनस I को बताएगा माइनस B को, ठीक है। समझ में आ रही बात है इतनी। अब इतनी बातें जो क्लियर हो रही है, नहीं होगा तो एक बार पॉज करके फिर से पीछे से देख लेना, ठीक है। अब अगर मान लो तुमने ये तो ठीक है, अब क्या करा, इसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को क्या करते गए, आप बढ़ाते गए ऐसे, मैक्स जीरो से आया, फिर जीरो से लेकर के, और फिर करंट का डायरेक्शन ये इसी डायरेक्शन में ऐसे होता चला गया। तो करंट की वैल्यू को जीरो से फिर आप हाइट पर ले जा रहे हैं मैक्सिमम, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी में मैंने बना दिया है, बट इसमें इतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे, थोड़े से कम इनिशियल वाले केस में, लेकिन बाद में ये बढ़ने लगेंगे। और ये सारे जो डोमेन्स होंगे, डी वाला जो केस होगा, इस डी वाले केस को मैं यहीं पर बना देता हूं, ये जो है डी वाला केस, इस वाले केस में, ओके, इस वाले केस में जो होगा ये ऐसे है, ये करंट ऐसे फ्लो होगा, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये ऐसे है, ये ऐसे। अब जैसे ही तुम इसकी करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे, तुम यहां से T/4 से 3T/4 तक आएगा, तो ये करंट ये और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पड़ाएगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो डोमेन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर एक थोड़ा सा देख लो, ये जब t यहां पर T/2 जो होगा तो I इक्वल टू 0 होगा, तो ये सारे जो होंगे मैग्नेटिक इंडक्शन जो होंगे ये यहां तक आ जाएंगे, ओके, ये H की वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहां पर H जो होगा, यहां पर ये जो H जो वैल्यू होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस H आएगा, ठीक है। और माइनस H की जो वैल्यू होगी नेगेटिव हो गया, नीचे वाला वैल्यू आ रहा है नेगेटिव दे रहा है, ओके, ये तो पॉजिटिव था, हालांकि डायरेक्शन अपोजिट था, लेकिन मतलब H पहले ऐसे जा रहा है, H बैकवर्ड आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है यहां तक। इसके नीचे जो है ये नेगेटिव में आएगा, और यहां पर जाकर के ये एक ऐसा सीधा आएगा जहां पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इसका जो होगा वो 0 होगा। नहीं फील हुआ, नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया तो एक बार समझते हैं। जैसे तुम मान लो ये फैन है ना, ये फैन, तो ये फैन कैसे रोटेट करता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तुम इसको क्या करो, स्विच ऑफ कर दो और एक बार एक डंडे से घुमा दो, किस बार, क्लॉकवाइज। अब स्विच ऑन करो, तो पहले तो घूम रहा था, धीरे धीरे वो कहां पर आएगा, 0 पर, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू करेगा। मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज आने तक एक पास में आएगा, एक पॉइंट पर आएगा जहां इसको क्या कहते हैं, 0 लिमिट, ठीक है। तो 0 वाला जो वैल्यू आएगा, उस 0 वाले वैल्यू को यहां हमने ऑब्टर्न किया, मतलब B इक्वल टू क्या है, यहां पर 0 है, बट H की वैल्यू कितनी है, -H, ओके, मैक्सिमम नेगेटिव में, यहां पर नेगेटिव होगा H, और ये वैल्यू और बढ़ाते जाएंगे, किस वाले केस में, T/3T/4 से T के केस में, तो ये वैल्यू और बढ़ता जाएगा, यहां पर आएगा, और ये जो है ना, ये केस जो है यहां पर, और ये ऐसे, और यहां पर इसको ये है, ये इस तरह से,
ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ से इस तरह से सीधा स्ट्रोक में, 1 स्ट्रोक में बन नहीं जाता। ये देखिए इधर ये जो चीज है, ये जो यहाँ पर जब h की वैल्यू 0 हो गई और b रह गया, यहाँ -b है और यहाँ पर जो है ये -h, ओके, यहाँ भी -h मैक्सिमम है। ये जो वैल्यू है o से a, b से c, ओके ओके, c टू d, d से e से क्या हो जाएगा यहाँ पर f एंड a होगा। तो ये जो OB है दैट इज व्हाट, OB इज रिटेंटिविटी, एंड यहां पर ये जो है कोर्सिविटी, क्योंकि हमने बलपूर्वक किसी को इस यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन को हमने फोर्स लगा करके इसको क्या किया, जीरो किया। नहीं, अभी एग्जांपल बताया मैंने, अपने से मतलब जीरो तो हो नहीं रहा था, हमने अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया, एसी के डायरेक्शन जब बदला तब ये जाके मैग्नेटिक इंडक्शन इसका ये 0 पर आया। ठीक है, ये सारे जो वैल्यू ऐसे थे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ऐसे 0 आएंगे और 0 आके फिर से सीध होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो वैल्यू है जहां पर 0 हुआ मैग्नेटिक फोर्स, इसको कहते हैं कोर्सिविटी। ये जो है ना OB को कहते हैं रिटेंटिविटी एंड OC इज नोन एज कोर्सिविटी। क्या मैं बातें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? तो ये था कंप्लीट फिनोमेना, एक बार समझ लेना इसको। ये मैं इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन H के बिहाइंड है, मतलब यहां पर H 0 हो गया लेकिन B नहीं 0 हुआ। समझ में आई बात है? तो मतलब ये बिहाइंड तो है, पीछे पहले कौन हो रहा है 0, H, उसके बाद B 0 हो रहा है। तो द फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन behind the magnetizing field intensity is called hysteresis and loops of form is known as hysteresis loop। यहां पर OB रिटेंटिविटी है, OC क्या है, कोर्सिविटी है। इतना क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब ये जो चीज है इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, ये रह गया रिटेंटिविटी, रेसिड्यूअल है, और ये जो है यहां पर OC, ये जो बच गया है इसको कहते हैं कोर्सिविटी। क्या हमें बातें समझ में आ रही हैं? तो ये है कोर्सिविटी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब एक बार तो हमने मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यही करंट था, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अलाइन हो गया एक सीध में, तो ये सैचुरेशन लेवल गेन कर लिया। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बदला, ये धीरे धीरे ये भी बदलना चालू हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो है डिक्रीज हुआ, H का वैल्यू डायरेक्शन अपना बदला। पहले तो आगे बढ़ते जा रहा था, फिर पीछे आया, H 0 हुआ लेकिन B 0 नहीं हुआ। एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आया या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया, 0 कर दिया, फिर भी एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बच गया हुआ है, तो रेसिड्यूअल है, इसलिए उसको रिटेंटिविटी मतलब किसी चीज का याद रह जाना, बच जाना, रेसिड्यू हो जाना, दिमाग में बैठ जाना, उसी को कहते हैं रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी OB है, वो रह गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही हमने हटाया रिटेंटिविटी, और फिर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने बदला, या H का डायरेक्शन हमने बदला, और उसका जो डायरेक्शन आया वो नेगेटिव में आ गया, मतलब H की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम जाएगा, फिर धीरे धीरे 0 होगा। तो H की वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम तक आया, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर आके सेचुरेट हो गया। फिर से जैसे ही हमने अपोजिट डायरेक्शन में, फिर साइकिल बढ़ेगा, ये जो साइकिल बनेगा ना यहाँ पर, ये फिर से ऐसे जाएगा, तो ये फिर ये कंप्लीट साइकिल यहीं पर, ये जो है ना यहाँ पर H आ गया मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन का। देखिए धीरे 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 करके जो नेगेटिव है मैक्सिमम से यहाँ तक तो आ गया, मैक्सिमम तक आ गया, लेकिन फिर यहाँ मैक्सिमम से नीचे भी तो जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ये चीजें कहाँ तक आएगा, यहाँ तक हो गया। और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे तो फिर इसी तरह से पाथ फॉलो करके ऐसे जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो ये जो है ना माइनस तो रह ही जाएगा, फिर एक्सटर्नल आप लगा रहे हैं, फिर ये 0 होगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। दिस इज द कंप्लीट कर्व विच इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, अब ना तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज रिटेंटिविटी, व्हाट इज कोर्सिविटी। एक तो हिस्टेरेसिस कर्व पूछा ही जाएगा, ये ग्राफ तो पूछा ही जाएगा, ये पान की पत्ते की तरह बना लेना। ओके,
अब ये चीज सब मत लिखने लग जाना है, तो समझाने के लिए हमने ये बताया है। ओके, कुछ बातें नहीं समझ में आई होगी तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, रिपीट मोड में फिर से लेकर के इसको देख लेना। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट, एक बार दोबारा मैंने बता भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रिटेंटिविटी और रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म ये क्या होता है, ये अभी अपन ने पढ़ा दो टर्म, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, इसको समझना है। देखो रिटेंटिविटी क्या है वो अभी क्लियर भी किया था अपन ने ग्राफ से। देखो ये जो है ना तूने अभी बनाया था, ये ऐसे टेढ़ा नहीं बनता, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो चीज है ओ ए बी, यहाँ ओ बी जो है ये क्या है, रिटेंटिविटी। जब H की वैल्यू G हो जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू G हो जाए और किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक इंडेक्स G न हो, बच जाए जितना, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। देखो द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट बिहाइंड द सैंपल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमेनेंस। इसको रेमेनेंस भी बोलते हैं, रिटेंटिविटी भी बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। मतलब यहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन B 0 नहीं है। ठीक है, तो इसी OB को क्या कहते हैं हम, रिटेंटिविटी। ओके, अब देखो कोर्सिविटी क्या होता है। देखो यहां से ये C हो जाएगा तो ये OC जो है ना, ये कोर्सिविटी कहलाता है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए सैंपल टू बिकम 0, मतलब रिवर्स जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये जो चाहिए ना, ये H OC, ये क्या कहलाता है हमें, OC जो कहलाएगा वो कोर्सिविटी कहलाएगा। इज कॉल्ड कोर्सिविटी ऑफ द सैंपल, हियर OC इज कोर्सिविटी। ये OC क्या है, कोर्सिविटी। द एरिया ऑफ BH कर्व गिव्स डायमेंशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इस BH कर्व का जो एरिया होता है ना, ये लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। ठीक है, मतलब किसी सब्सटेंस के डोमेन्स को, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डोमेन्स तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ही होंगे ना, तो किसी सब्सटेंस में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन्स को जब तुम एक बार एक डायरेक्शन में लाओगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में लाओगे, फिर ऐसे, तो इस प्रक्रिया में उसका एनर्जी तो लॉस होगा ही ना, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। और इसी आधार पर हम डिसाइड करते हैं क्या, ट्रांसफार्मर का कोर, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर पर बार बार करंट फ्लो होता है, तो उसका कोर एक्सपेंड होगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, ऐसे, तो एनर्जी का तो लॉस होगा ना। तो ये केस ऐसा ना हो, इसलिए मैं देख लेते हैं कि ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस पर वॉल्यूम ना हो, हिस्टेरेसिस लॉस ना हो, एनर्जी लॉस ना हो, उसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम को, तो वो ना हो ज्यादा। ठीक है, तब हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये जो है द एरिया ऑफ BH कर्व, ये तो समझ में आ गया कि लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। OC भी समझ में आ गया, कोर्सिविटी क्या हो गया, तो ये काम होगी हिस्टेरेसिस क्या। अब हिस्टेरेसिस कर्व देख करके हम बहुत चीज पता करते हैं, जैसे रिटेंटिविटी पता करते हैं, कोर्सिविटी पता करते हैं। अब उससे क्या होता है, जैसे देखो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ए परमानेंट मैग्नेट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला है हाई रिटेंटिविटी, इसकी रिटेंटिविटी वैल्यू जो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। हाई रिटेंटिविटी होने से क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जो परमानेंट मैग्नेट होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने की क्षमता अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक, ज्यादा वर्षों तक वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को रखेगा, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट। समझ में आई बात है। अब उसके बाद है हाई कोर्सिविटी, मतलब स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए कि जल्दी से उसका मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये सब्सटेंस है, मैग्नेट है, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसानी से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तब खत्म हो जाता है, तो इसको परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हाई परमिएबिलिटी, ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होगा तभी इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर जल्दी से जल्दी आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा। तो ये सब तीन प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट बनेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हाई परमिएबिलिटी, ऑफ कोर्स हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करे।
तभी तो ये अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। कोर्सिविटी लो होनी चाहिए कि मतलब कहने का ऐसा नहीं कि ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कह लें मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं यहाँ काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़े, उसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए आप आसानी से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दे। कोर्सिविटी जैसे भी स्विच ऑफ करे, रिटेंटिविटी मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए, और कोर्सिविटी ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जरूरत ना हो, अपने आप उसकी मैग्नेटिक नेचर जो है जल्दी से जल्दी कम ही मैग्नेटिक फील्ड में खत्म हो जाए, तो इससे एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पाता है। नहीं तो वो स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी वो काम करता रहेगा। रिटेंटिविटी अगर रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी रह जाएगा उसके अंदर, तो स्विच ऑफ हो जाएगा तो भी वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर रह जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि लो रिटेंटिविटी रहे, लो कोर्सिविटी रहे और परमेबिलिटी हाई लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर का यही कंप्लीट एनालिसिस है। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।